क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश के कार्य लिखिए। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का आएगा ये? 1 नंबर का आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि भ्रूण कोश के कार्य लिखिए। तो भ्रूण कोश, सबसे पहले तो ये समझिए भ्रूण कोश क्या है। देखो हमारा जो बीजांड था, इस तरीके से हमारे अध्यावरण थे और इसके अंदर हमारा भ्रूण कोश था, और ये जो हमारा ये 2 हमारी 3 सेल थी और हमारी 3 यहाँ पे एंटीबॉडी सेल थी और 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे, और यहाँ से ये हमारा ये बना। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे क्या थे, ये और ये दोनों क्या थे? अध्यावरण थे। क्या ये अध्यावरण थे? और ये जो हमारा था वो क्या था? भ्रूण कोश। क्या है आपका? भ्रूण कोश है। और ये जो था ये क्या बनेगा? अभी नहीं है, बनेगा कब? द्विनिषेचन के बाद। द्विनिषेचन के बाद क्या कहलाएगा? ये भ्रूण कोश कहलाएगा। ठीक है, और जब ये भ्रूण कोश द्विनिषेचन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रिपल एन। क्या हो जाएगा? ट्रिपल एन। और ये हो जाएगी युग्मनज। तो एक तो हमारा ये युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है, और ये हमारा क्या बन जाता है? भ्रूण कोश बनता है। तो पहली बात क्या है भ्रूण कोश के कार्य में? देखो पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि भ्रूण कोश, अब देखो कैसे 3 एन है। 3 एन का मतलब क्या है? त्रिगुणित। भ्रूण कोश त्रिगुणित संरचना है, त्रिगुणित संरचना है जो द्विनिषेचन की क्रिया या द्विनिषेचन क्रिया के बाद बनता है। पहली बात तो ये भ्रूण कोश क्या है? भ्रूण कोश क्या है? एक त्रिगुणित संरचना है जो द्विनिषेचन की क्रिया के बाद बनता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात क्या है? भ्रूण कोश का कार्य, भ्रूण कोश का कार्य, भ्रूण कोश का कार्य क्या है? अंडकोशिका, सॉरी अंडकोशिका न कहें, युग्मनज कहें अब यहाँ पे इसको। क्यों? क्योंकि द्विनिषेचन के बाद ये अंडकोशिका किसे बदल गई? युग्मनज में बदल गई। तो भ्रूण कोश का कार्य युग्मनज को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन था, आपको बस इतना लिखना है कि भ्रूण कोश त्रिगुणित संरचना है जो द्विनिषेचन क्रिया के बाद बनता है। भ्रूण कोश का कार्य युग्मनज को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, ये इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला इसी, देखो ये बुकलेट आप देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बुकलेट दी भी थी,
ये बुकलेट है आपकी गुरुमंत्र के नाम से, ठीक है, ये गुरुमंत्र के नाम से, बहुत बढ़िया है ये, इसमें देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा है, पहले इसको देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, परागण किसे कहते हैं, क्या है, परागण किसे कहते हैं। तो देखो परागण में क्या रहेगा, इसी क्वेश्चन को, परागण को हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, किसी में भी ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी पूछा सकता है, ठीक। लेकिन हम इसको बता दें क्लियर कि कहाँ 1 नंबर में आपको कितना लिखना है और वैसे कितना लिखना है, ठीक है। एक बार सब जुड़ जाइए। ठीक है ना, जुड़ जाइए बेटा, जुड़ जाइए, सब जुड़ जाइए जल्दी। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो परागण किसे कहते हैं, इसको हम अलग अलग क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ठीक, अलग अलग तरीके से देख लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में देख लेंगे। देखो कैसे देखेंगे इसको, परागण किसे कहते हैं, ठीक है। देखो ये पहला उसमें दूसरा ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको, परागण किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो परागण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, परागण, ठीक, परिभाषा क्या लिखनी है हमको, 1 नंबर में लिखना है। अभी ये कितने में लिखना है, 1 नंबर में लिखना है। जब 1 नंबर में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि पराग कण का, पराग कण का वर्तिकाग्र, पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। क्लियर है ना, कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब मेरी बात को समझना, परागण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब देखो इसकी घटक, ये हमारा 1 नंबर में तो हो गया, इसके 2 घटक हैं, इसके निम्न 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, ठीक है। इसके निम्न 2 घटक हैं। अगर हम इसको भी लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पे अब 2 नंबर में बनने वाला है, यही क्वेश्चन 2 अंक में आ जाएगा। 2 घटक हैं, तो क्या 2 घटक हैं, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1 आपका क्या है, जैविक घटक, क्या है, जैविक घटक। सेकंड आपका क्या है, अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखो जैविक घटक में क्या रहेगा और अजैविक घटक में क्या रहेगा। तो जैविक घटक में आप देखेंगे तो सिंपल सा एक जल द्वारा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना मत लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड की भी समस्या रहती है ना, शॉर्ट कर लीजिए थोड़ा सा, वायु द्वारा। एक आपका क्या हो गया
जल के द्वारा हो रहा है, और दूसरा क्या है आपका वायु के द्वारा अगर हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, अजैविक कहेंगे। ठीक है, अजैविक का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि ऐसे कारक जिनमें जीवन नहीं है, ऐसे कारक जिनके द्वारा परागण तो हो रहा है लेकिन उन कारकों में क्या है, जीवन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अजैविक। यही अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक में देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए पक्षी परागण, पक्षी द्वारा अगर हो रहा है, पक्षी द्वारा हो रहा है तो पक्षी परागण, कीट के द्वारा हो रहा है, कीट द्वारा अगर हो रहा है तो कीट परागण, सर्प के द्वारा हो रहा है तो सर्प द्वारा, सर्प द्वारा, घोंघा द्वारा, घोंघा के द्वारा भी होता है। तो ये मुख्य रूप से ये आपका रहते हैं, चमगादड़ भी रहता है, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ द्वारा, तो इनके द्वारा आपका क्या चल रहा है, अगर परागण हो रहा है तो ये आपके क्या रहेंगे, जैविक घटक रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पक्षी में भी जीवन पाया जा रहा है, कीट में भी जीवन है, सर्प में भी जीवन है, घोंघा में भी जीवन है, और चमगादड़ में भी जीवन है आपका। ठीक है, तो ये आपके जो रहेंगे, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बन गया, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बता रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन को पहले एक बार ये जरूर समझ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। वो घटक अगर पूछ रहा है तो ये बता देंगे, प्रक्रिया पूछ रहा है कि परागण की जो प्रक्रिया वो कितने प्रकार की होती है, तो प्रक्रिया आपकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है परागण किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है तो फिर आप केवल इस लाइन को लिख दीजिए, केवल इस लाइन को लिख देंगे तभी 1 नंबर आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही अगर वो 2 नंबर पर क्वेश्चन को करेगा तो बेटा वो क्या कर देगा, परागण किसे कहते हैं इसके घटक लिखिए, ये भी पूछ सकता है। इसी को वो दोबारा ये पूछ सकता है कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन ये होता कितने प्रकार का होता है तब फिर हम देखो ये घटक नहीं लिखते, हम ये घटक नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखेंगे, परागण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रकार पूछ रहा है तब नंबर 1 स्वपरागण, और नंबर 2 परपरागण। क्या है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, एक और आपको मिलता है सजात पुष्पी परागण। क्या मिल जाता है, सजात पुष्पी परागण मिल जाता है। लेकिन सजात पुष्पी परागण जो है ना वो एक तरीके से दोनों में इंक्लूड हो जाता है। उसका क्या रहता है कि वो जेनेटिकली तो स्वपरागण है और कार्यात्मक दृष्टि से वो क्या, परपरागण है। जेनेटिकली कैसा है, स्वपरागण, लेकिन कार्यात्मक दृष्टि से क्या है, वो परपरागण है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, अगर कोई सब चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है ना, कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो। चलिए, अब देखो स्वपरागण और परपरागण। अब अगर वो बात कर लें कि स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, एक
एक बार सभी शेयर कर दो बेटा, अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा हुई थी, इसलिए क्या है कि लाइव में थोड़ी सी व्यवधान आ गया था ना। चलिए चलो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर मैं इनकी भी डेफिनेशन लिख करके फिर मैं इसको 5 नंबर तक लेके जाऊंगा अभी, ठीक है ना। चलिए स्वपरागण और परपरागण, ये देखो एक और चीज बता दूं, ये जो परपरागण है ना, ये परपरागण के घटक भी है, ये सभी जो है ना ये परपरागण में ही आते हैं, और ये जो घटक हैं ये भी परपरागण में भी आते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि ये कुल मिला के जैविक और अजैविक घटक जो है वो परपरागण में है, तो भी ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ ले कि परपरागण के घटक बताइए, परपरागण के घटक बताइए, तब भी आपका क्या है यही हो जाएगा। परपरागण के घटक भी क्या है आपका जैविक घटक और अजैविक घटक ही है, ठीक है। परपरागण के घटक भी क्या है आपके जैविक और अजैविक घटक ही है। चलो आगे इसमें चलते हैं, क्या है क्या नहीं है ना, देखते हैं। चलिए अब देखो स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। अगर आपसे पूछ ले स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, वो चीज समझना आप। अगर आपसे स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा पूछता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, देखो स्वपरागण क्या पूछ रहा है, स्वपरागण पूछ रहा है, ठीक है। तो स्वपरागण में आपको देखो क्या लिखना है, स्वपरागण में आप लिखेंगे जब किसी द्विलिंगी पुष्प में, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में उसी पुष्प के परागकण, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिना किसी कारक के, बिना किसी कारक के पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया, ठीक है। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में उसी पुष्प की परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिना किसी कारक के पहुंचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। तो आपको स्वपरागण में तो ये लिखना है। अब यहीं पे आपका आ जाए परपरागण, परपरागण की परिभाषा पूछ ले, क्या पूछना है, जब किसी पुष्प में, जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर, किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम अथवा कारक के द्वारा क्या लिखेंगे, जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचने
की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सिंपल सी बात क्या है, इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी कारक की आवश्यकता होगी, और वो कारक क्या है, कारक क्या है वो कारक क्या है वो, तो कारक में अब जैसे मैंने पीछे अभी लिखा था, हाँ नमस्कार वैभव, और शेयर कर दो वैभव, जितने और जो आपके साथी हैं ना उनको शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा शुरुआत में क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी ना, तो इसलिए शुरुआती वो क्लास है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रही है। तो पर परागण में आप जो घटक है ना उन चारों घटकों को आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा जैविक घटक और अजैविक घटक को, जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैविक घटक और अजैविक घटक, इनको यहाँ मेंटेन कर लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेंशन कर लेंगे आप अजैविक घटक, मेंशन कर लेंगे। देखो जैविक में वही अभी जो मैंने बताया था, कीट परागण हो जाएगा, पक्षी परागण हो जाएगा ना, तो ये सब आपके क्या है, जैविक घटक में आ जाएंगे। और अजैविक घटक में आपके जल और वायु, ठीक है, क्या आ जाएंगे, जल और वायु। थोड़ा सा वीडियो कैप्चर लेट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा आपकी 5 नंबर की क्लास बन जाएगी, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये आपका। चलिए जुड़े हैं वैभव या निकल लिए आप भी। अगला देखो क्वेश्चन है आपका, विपुंसन किसे कहते हैं, ठीक है, विपुंसन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, विपुंसन किसे कहते हैं, इमल्सन, विपुंसन किसे कहते हैं, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, तीसरा 1 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन दिए हैं, और ये लगातार क्लास चलेगी ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा विपुंसन देखिए, कौन सा नंबर, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, विपुंसन। विपुंसन देखो बहुत इजी सा है, विपुंसन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो विपुंसन किसे कहते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा, विपुंसन में देखो आप समझिए कि जब किसी द्विलिंगी पुष्प में, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में
परागकोश, पुंग या पुंकेसर, पुंकेसर लिखिए, मैं पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, और ये कब किया जाएगा, कब किया जाएगा, जिससे उत्तम किस्म के, उत्तम किस्म के फल या बीज प्राप्त किए जा सके, बीज प्राप्त किए जा सके, किए जा सके, ठीक है। और ये देखो यहां मैंने अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन था आपका, उसमें मैंने क्या बताया था, परागण कितने प्रकार का होता है, तो स्वपरागण और परपरागण दो ही बताए थे। लेकिन मैं तुमको एक और बता दूं, एक होता है कृत्रिम परागण, ठीक है, कृत्रिम परागण, ये इसमें लिखना नहीं है, ये इसमें नहीं लिखना है, ये तो इतना ही है। विपुंसन कैसे कहते हैं, तो विपुंसन कैसे कहते हैं, इसमें तो केवल इतना लिखना है कि जब किसी द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे उत्तम किस्म के बीज प्राप्त किए जा सके, ठीक है, इतना लिखना है केवल। जो कृत्रिम परागण है ये क्या है, मानव द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा कराए जाने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा जो परागण कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक, और ये आपके क्या है, पुंकेसर, ये क्या है आपका पुंकेसर, ठीक। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट चरण में क्या करेंगे, प्रथम चरण में हमने ये कर दिया, आपका क्या कर दिया, प्रथम चरण। अब इस प्रथम चरण में हमने क्या किया है कि हमने इसके क्या जो जनन अंग थे पुष्प में, उसमें से नर जनन अंग को काट दिया, यानी हमने जो पुंकेसर थे दोनों में से पुंकेसर को काट दिया, पहली बात। दूसरा चरण क्या आया कि इस पुंकेसर के ऊपर हमने क्या किया, बैगिंग कर दी, ठीक है, क्या कर दिया हमने, बैगिंग कर दी। ये क्या है, वस्त्रावरण, जिसको हम कहते हैं वस्त्रावरण कहते हैं, ठीक है, क्या कर दिए, बैगिंग कर दी, इसको हम कहते हैं द्वितीय चरण। क्या कहते हैं, द्वितीय चरण। अब ये मैं देखो ये कृत्रिम परागण समझा रहा हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो, कृत्रिम परागण, ठीक है। हालांकि इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं अलग से बता दे रहा हूं। तो ये आपका दूसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे कि इस वस्त्रावरण को हटाएंगे, और हटा करके क्या करेंगे हम, उत्तम किस्म के जो परागकण है ना, उनको क्या करेंगे, छिड़केंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका क्या है, तृतीय चरण, ठीक है। क्या है तृतीय चरण में, यानी यहां पे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे विपुंसन,
पहले चरण में हमने क्या किया, विपुंसन। दूसरे चरण में हमने क्या कर दिया, वस्त्रावरण। मैं इसको हाईलाइट करने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, तीसरे चरण में हमने क्या किया है, पराग कणों को छिड़कना। ठीक है ना, पराग कणों को क्या करेंगे, छिड़कना। और चौथा जो होगा, पुनः वस्त्रावरण। क्या है चौथा चरण, क्या है, पुनः वस्त्रावरण। ठीक है, पुनः वस्त्रावरण कर देना। देखो यार समझने की जरूरत ही है भाई। इसको अगर हमने काट दिया, पुंकेसर काट दिए, स्वपरागण होने की झंझट खत्म। इसको अगर हमने ढक दिया, परपरागण होने की झंझट खत्म। और हमने जैसे ये परिपक्व हुआ स्त्री केसर हमारा या वर्तिका, क्या किया हमने, इस पे उत्तम किस्म के पराग कणों को क्या कर दिया, इस पे छिड़क दिया। और पुनः इसको हमने क्या कर दिया, वस्त्रावरण कर दिया, यानी इस पे अन्य कोई परागकण न आ पाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको पुनः ढक दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, अब ये जो हमारा अंकुरित होगा या पराग नली बनेगी, वो किसकी बनेगी भाई, जो उत्तम किस्म के जो बीज हम, वो परागकण हमने जो डाले थे, वो उत्तम किस्म के परागकण जाकर के उस अंड कोशिका को निषेचित करेंगे, जिससे ह्यूमनस बनेगा या बीजांड बनेगा, वो सॉरी बीज बनेगा। वो बीज कहाँ से बनेगा, वो उत्तम किस्म का बीज होगा। तो इसलिए मानव द्वारा जो परागण होता है, वो उत्तम किस्म के बीजों के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए एक बार, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या क्लियर है? बोलो दीदी बोलो। चलिए देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,